हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब इस्लामी राष्ट्र नहीं रहेगा ट्यूनीशिया। नए संविधान में नहीं होगा मजहब, 80% आबादी कट्टरपंथ के खिलाफ। बहुत बड़ी खबर दोस्तों आपको बताएंगे ये कैसे पॉसिबल हुआ है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां भारत ने बिना नाम लिए यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को लताड़ा। जी हाँ दोस्तों, लश्कर और जैश के रिश्ते तक को लेकर कह दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, और साथ में आपको बताएंगे जहां भारत अफगान संबंधों को एक बार फिर बिगाड़ने की तैयारी में है पाकिस्तान। बताएंगे दोस्तों कैसे। और इसी बीच बताएंगे जहां नेपाल ने अमेरिका को दिया तगड़ा झटका, जिसके बाद चाइना ने कहा बिल्कुल सही फैसला। बताएंगे दोस्तों क्या झटका दिया है नेपाल ने। साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों जहां सबसे बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ जी को लेडी डॉन बनकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है दोस्तों। बताएंगे आखिर जांच में सामने आया ये दूसरा नाम। बताएंगे दोस्तों क्या है सबसे बड़ी खबर। और इसी बीच हम आपको बताएंगे जहां 11वीं किस्त लेने वाले किसानों को तगड़ा झटका लगेगा दोस्तों। ऐसे लाभार्थी को वापस करने होंगे पैसे, वरना होगी वसूली। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है बड़ी खबर और किन कारण रद्द हो सकता है आपका राशन कार्ड दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी हम आपको आज और अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट और सबसे टॉप की। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ट्यूनीशिया अब इस्लामी राष्ट्र नहीं रहेगा दोस्तों। नए संविधान में नहीं होगा मजहब, 80% आबादी कट्टरपंथ के खिलाफ। बहुत बड़ी खबर, अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में तख्ता पलट के 1 साल बाद देश के राष्ट्रपति कैस सैयद एक ऐसे संवैधानिक मसौदे को मंजूरी देने जा रहे हैं जिसके बाद इस्लाम को राज्य धर्म की मान्यता खत्म हो जाएगी दोस्तों। रिपोर्ट्स के मुताबिक संविधान के मसौदे को शनिवार यानी 25 जून 2022 यानी आज के दिन जनमत संग्रह के लिए पेश किया जाएगा। बड़ी खबर दोस्तों, मोरक्को वर्ल्ड न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक देश के राष्ट्रपति ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ट्यूनीशिया के अगले संविधान में इस्लाम राज्य के आधिकारिक धर्म के तौर पर नहीं रहेगा, बल्कि ये एक उम्मा यानी समुदाय के रूप में होगा। गौरतलब है कि उत्तरी अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया मुस्लिम बहुल आबादी वाला देश है दोस्तों, और अब यहाँ यानी अब तक यहाँ के संविधान ने इस्लाम को राज्य धर्म के रूप में अपनाया था, लेकिन अब देश के राष्ट्रपति कैस सईद इसे राज्य धर्म से बाहर करना चाहते हैं दोस्तों। और वहाँ पर भी डेमोक्रेसी होगी यानी लोकतंत्र होगा, यानी कि दोस्तों अब मजहबी राष्ट्र से ऊपर आना चाहता है ट्यूनीशिया दोस्तों, और वो भी भारत की तरह लोकतंत्र बनना चाह रहा है। ऐसे में इस्लामी राष्ट्र खत्म होने को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद के इस फैसले का क्या आप समर्थन करेंगे दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं अगली और एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ भारत ने बिना नाम लिए यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को लिया आड़े हाथों। लश्कर और जैश के रिश्तों को बताया क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, भारत ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का नाम लिए बिना वहां के आतंकी संगठनों के बीच संबंधों पर चिंता जताई है दोस्तों। उसने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों के बीच संबंध क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष खतरा है। साथ ही भारत ने यह सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का आह्वान किया कि अफगानिस्तान आतंकवादी समूहों के लिए पनाहगाह ना बने। जी हां, पाकिस्तान की ओर परोक्ष तौर पर इशारा करते हुए भारत ने यह भी कहा कि प्रतिबंधित संगठनों को इस क्षेत्र में स्थित आतंकी पनाहगाहों से कोई मदद नहीं मिलना भी सुनिश्चित किया जाए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने यूएनएमए पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा है कि अफगानिस्तान में ISIL खोरासन की मौजूदगी और हमले करने की उनकी क्षमता में खासी वृद्धि हुई है। ISIL खोरासान आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट का एक सहयोगी समूह है जो कि अफगानिस्तान से अपनी गतिविधियां चलाता है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, और पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए भारत ने ये जता दिया है दोस्तों कि लश्कर और जैश जैसे आतंकियों को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? और इस दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवादी को और आतंक को प्रोत्साहित करने वाला कौन सा देश है दोस्तों? देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता, कमेंट में लिखकर बताइएगा दोस्तों। और आप
सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमेशा की तरह हमें सपोर्ट करते हुए इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जहां आपकी इच्छा हो दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां भारत अफगान संबंधों को एक बार फिर बिगाड़ने की तैयारी में है पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, भारत ने तालिबान शासन से कहा है कि वो करते परवान गुरुद्वारा हमले की पूरी तरह से जांच करे और आतंकी हमले में शामिल ISKP आतंकवादी समूह के खिलाफ कार्रवाई करे। आपको बता दें कि भारत पड़ोसी देश अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की दिशा में काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने नापाक करतूतों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जी जान से लगा हुआ है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने विदेशों में अपने राजनयिक मिशनों को भारत और इस्लामिक अमीरात के बीच कथित विरोधाभास को हवा देने के लिए निर्देश दिया है। जी हां, अमेरिका और यूरोपीय संघ में स्थित राजनयिकों के अनुसार इस्लामाबाद ने अपने राजनयिक मिशनों को भारत विरोधी विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है, जिसमें कहा गया है कि तालिबान शासन के सशस्त्र बलों को नई दिल्ली में प्रशिक्षण देने की बात में कोई सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान कह रहा है कि इससे पहले अफगान राष्ट्रीय सेना के सैनिकों को उसी सुन्नी पश्तून बल के खिलाफ लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। आप सभी को बता दें, भारत के खिलाफ जहर उगलता है पाकिस्तान। उसने अपने मिशन से पाकिस्तान मित्र देशों को ये याद दिलाने के लिए भी कहा है दोस्तों कि भारत ने अतीत में तालिबान को पाकिस्तान का एक खतरनाक आतंकवादी समूह करार दिया था और पूर्ववर्ती अफगान सरकार का समर्थन किया था। वो चाहता है कि उसके राजनयिक ये संदेश दें कि भारत अफगानिस्तान में अपना राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने के लिए हमेशा गैर जातीय पश्तून नेताओं पर निर्भर है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर नेपाल ने अमेरिका को दिया तगड़ा झटका, जिसके बाद चीन ने कहा बिल्कुल सही फैसला है नेपाल का। जी हां, नेपाल ने अमेरिका के सैन्य और सुरक्षा से जुड़े प्रोग्राम यानी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम यानी SPP में सहयोग करने से मना कर दिया है। दोस्तों, अमेरिका का साथ न देने के नेपाल के इस फैसले से चीन काफी खुश है और उसने कहा है कि वो नेपाल सरकार के फैसले का स्वागत करता है। चीन का कहना है कि वो नेपाल के स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन करना जारी रखेगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने गुरुवार को एक डेली ब्रीफिंग में कहा कि एक दोस्ताना और करीबी पड़ोसी और रणनीतिक सहयोगी भागीदार के रूप में चीन नेपाली सरकार के फैसले की सराहना करता है कि वो SPP के साथ आगे नहीं बढ़ा। जी हां, उन्होंने कहा कि SPP नेपाल के राष्ट्रीय हितों, लंबे समय से चले आ रहे गुट निरपेक्षता और संतुलित विदेश नीति के खिलाफ है। उन्होंने कहा चीन संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में नेपाल का समर्थन करना जारी रखेगा। हमारा देश स्वतंत्र और गुट निरपेक्ष विदेश नीति के प्रति नेपाल की प्रतिबद्धता का भी समर्थन करेगा। जी हां दोस्तों, यानी कि नेपाल के इस फैसले ने दोस्तों अमेरिका को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल अमेरिका चीन के बढ़ते प्रभाव पर नकेल कसने के लिए हिंद प्रशांत के देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वो इन देशों के साथ सुरक्षा समझौते करके इस क्षेत्र में अपनी सैन्य पकड़ मजबूत करना चाहता है। दोस्तों, नेपाल के साथ SPP सहयोग उसी का एक हिस्सा था। नेपाल ने अमेरिका के साथ ये साझेदारी करने से इनकार कर दिया, जो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटके के समान था दोस्तों, यानी है, क्योंकि इससे चाइना सेफ हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए चाइना खुश हुआ और उसने नेपाल का सपोर्ट करते हुए कहा कि बहुत अच्छा डिसीजन नेपाल ने लिया है अमेरिका को झटका देकर। ऐसे में दोस्तों, आप नेपाल के इस फैसले को सही मानते हैं या गलत दोस्तों, कमेंट में हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर ब्रिक्स की बैठक में बोले PM मोदी जी, कहा आपसी सहयोग कोरोना के दुष्प्रभावों से वैश्विक अर्थव्यवस्था को बचाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ब्रिक्स दुनिया के 16% व्यापार को कंट्रोल करता है ये संगठन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार यानी 23 जून 2022 को ब्रिक्स देशों की मीटिंग को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना का संकट भले ही टल गया हो, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसके दुष्प्रभाव अभी भी दिखाई दे रहे हैं। ब्रिक्स के सदस्य देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था के गवर्नेंस के लिए समान दृष्टिकोण है, इसलिए सदस्यों का आपसी सहयोग आर्थिक सुधार में उपयोगी योगदान दे सकता है। दोस्तों, PM मोदी ने कहा कि पिछले सालों में हमने ब्रिक्स में कई संस्थागत सुधार किए हैं, जिससे इस संगठन की प्रभावशीलता बढ़ी है। हमारी न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता में भी वृद्धि हुई है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां हमारे आपसी सहयोग से हमारे नागरिकों को सीधा लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही PM मोदी जी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए ब्रिक्स के देशों का आभार भी व्यक्त किया। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां राष्ट्रपति पुतिन का पश्चिमी देशों पर सीधा निशाना। जी हां, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि ब्रिक्स देशों को एक बहुध्रुवीय दुनिया बनाने के लिए संयुक्त रूप से काम करने की ऐसी जरूरत पहले कभी
भी नहीं थी, क्योंकि कुछ देशों के विचारहीन और स्वार्थी कार्यों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों का स्पष्ट संदर्भ देते हुए पुतिन ने यह बात कही है। दोस्तों, वीडियो लिंक के माध्यम से 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुतिन ने यह भी कहा है दोस्तों कि 5 देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और सुरक्षा, सतत विकास और समृद्धि और अच्छी तरह से सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से मिलकर काम कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर IMF पाकिस्तान सरकार पर भरोसा करने को तैयार नहीं। जी हां दोस्तों, आखिर चीन कब तक करेगा पाकिस्तान की मदद? बता दे, संकेत हैं कि हाल में आम जनता पर बोझ डालने वाले तमाम सख्त कदम उठाने के बावजूद पाकिस्तान सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का भरोसा हासिल कर पाने में अब तक नाकाम है। दोस्तों, इसका साफ संकेत प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दिया है। शरीफ ने पाकिस्तान के प्रति IMF के अविश्वास के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दोषी ठहराया है। दोस्तों, आर्थिक विशेषज्ञों की राय है कि IMF से कर्ज की अगली किस्तें पाने में नाकामी से पाकिस्तान बेहद गहरे संकट में फंस जाएगा। जी हां, प्रधानमंत्री शरीफ से पहले पूर्व वित्त मंत्री और विपक्षी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता शौकत तरीन ने भी यह संकेत दिया था कि IMF के साथ बातचीत में अड़चने आ गई हैं। तरीन ने यह बात शरीफ सरकार के कुछ मंत्रियों के उत्साहजनक बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कही थी। दोस्तों, मंत्रियों ने IMF से कर्ज मिलने को लेकर ऊंची उम्मीद जताई थी। कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि इस बारे में सहमति बन गई है, जिसका ऐलान इस हफ्ते हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इतना कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान पर अब IMF विश्वास करने को तैयार नहीं है दोस्तों, और हो भी क्यों ना, ये तो स्वाभाविक है। जो देश आतंकवाद को पालता हो दोस्तों, अपने नागरिकों पर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ा देता हो, आखिर उस सरकार पर IMF कैसे भरोसा कर लेगी? IMF क्या किसी भी देश का एक आम नागरिक भी भरोसा नहीं कर सकता? ऐसे में आपकी क्या राय होगी? IMF का कहना बिल्कुल सही है या नहीं? आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। अगली खबर की बात करें, जहां चीन से फिर लोन मांग लाया पाकिस्तान, विदेशी मुद्रा भंडार के संकट में अब मिलेगी इसको मदद। जी हां दोस्तों, दूसरों के रहमो करम पर टिके पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा चुकी है। रोजमर्रा जैसी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान दिवालिया घोषित हो जाएगा। दोस्तों, इस भयावह संकट के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने आका चीन से भारी भरकम लोन लिया है। दोस्तों, शुक्रवार को सरकार के एक मंत्री ने दावा किया है कि चीनी बैंकों से उसे $2.3 बिलियन की मदद मिली है, जो उसके विदेशी मुद्रा भंडार संकट को हेल्प करेगी। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां भारत ने श्रीलंका को सौंपी 300 करोड़ कीमत की मानवीय मदद। जरूरी चीजों की भीषण कमी से जूझ रहा है ये देश। जी हां, भारत ने शुक्रवार को मानवीय मदद की एक बहुत बड़ी खेप श्रीलंका को सौंपी है। दोस्तों, इसकी कीमत श्रीलंकाई रुपए में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आर्थिक बदहाली के कारण श्रीलंका में जरूरी चीजों की भीषण कमी है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले से स्वास्थ्य मंत्री केहलिया राम बुकवेल्ला, व्यापार मंत्री नलिन फर्नांडो और संसद के अन्य सदस्यों ने मदद की एक खेप प्राप्त की है। जी हां, इस खेप में भारतीयों की ओर से दान दिए गए 14,700 मीट्रिक टन चावल, 250 मीट्रिक टन मिल्क पाउडर, 38 मीट्रिक टन दवाइयां आदि हैं। भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि यह मानवीय मदद भारत और श्रीलंका के लोगों के आपसी जुड़ाव और श्रीलंका के लोगों की भलाई के लिए उनकी चिंता का प्रतीक है। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर मोदी सरकार के इस फैसले से बांग्लादेश की मुश्किल बढ़ी, रूस से अब मांग रहे हैं मदद। जी हां, भारत के गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से कई देश खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं दोस्तों, जिनमें पड़ोसी बांग्लादेश भी शामिल है। बांग्लादेश भारत से अपने जरूरत का गेहूं खरीदता था, लेकिन अब प्रतिबंध के कारण उसे अन्य विकल्पों की तलाश करनी पड़ रही है। दोस्तों, बांग्लादेश की सरकार और कारोबारी अधिकारियों ने बताया है कि अब बांग्लादेश अपने गेहूं की आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए रसिया से बात कर रहा है। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश रूस से गेहूं खरीद की कोशिश इसलिए कर रहा है ताकि उसे दूसरे विकल्पों की अपेक्षा कम कीमतों पर गेहूं मिल सके। बांग्लादेश खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रूस से गेहूं के सौदे को अंतिम रूप देने के लिए बांग्लादेश ने गुरुवार को रूस के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की है। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत से सबसे ज्यादा और सबसे अधिक गेहूं खरीदता है बांग्लादेश। जी हां, बांग्लादेश लगभग 70 लाख टन गेहूं का आयात करता है और पिछले साल इसमें से 2/3 से अधिक भारत से आयात किया गया था। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, भारत की तरफ से गेहूं नहीं मिलने पर रशिया से बात करना पड़ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश
गेहूं आयातित देश है। अगली खबर की बात करें जहां भारत ने किया वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण। जी हां, भारत ने शुक्रवार को ओडिशा के तट पर चांदीपुर में वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अधिकारियों यानी DRDO के अनुसार ये मिसाइल लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दुश्मन के टारगेट को खत्म कर सकती है। दोस्तों, इस प्रणाली के शुरू होने से हवाई खतरों के खिलाफ भारतीय नौसेना के जहाजों की रक्षा क्षमता को और बढ़ावा मिलेगा। जी हां, DRDO अधिकारी ने कहा है कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का कल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय नौसेना द्वारा सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। प्रक्षेपण चांदीपुर उड़ीसा के तट पर भारतीय नौसेना के जहाज से आयोजित किया गया था। ऐसे में दोस्तों DRDO और इंडियन नेवी को दोस्तों कांग्रेचुलेशन आप लोग जरूर कह दीजिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जहां पाकिस्तान में महिला विधायक से छेड़खानी। सब में बड़ी बात दोस्तों, विधानसभा में ही दुपट्टा खींचा गया। बड़ी खबर, पाकिस्तान की संसद में सांसदों के बीच हाथापाई की घटनाएं कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन एक ऐसा मामला सोमवार को देखने को मिला जब इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के विधायकों के बीच हाथापाई होगी। लेकिन इस हाथापाई ने उस वक्त बदसूरत मोड़ ले लिया जब PPP के एक विधायक ने कथित तौर पर PTI की महिला विधायक दुआ भुट्टो का दुपट्टा छीन लिया। जी हां, ये घटना सिंध राज्य के विधानसभा में हुई। इस घटना पर आपत्ति जताते हुए PTI की नेता राबिया अजफर निजामी ने सिंध विधानसभा की डिप्टी स्पीकर रेहाना लेघारी से कहा कि PPP के विधायक अपने कृत्य के लिए PTI की विधायक से माफी मांगे। यानी कि दोस्तों, जब पाकिस्तान का विधानसभा महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है दोस्तों, तो पाकिस्तान का हाल क्या होगा आप समझ पा रहे होंगे, अंदाजा लगा ही पा रहे होंगे। दोस्तों, कृपया करके हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहां अफगानिस्तान में फिर एक बार भूकंप के झटके, 5 लोगों की मौत की खबर। जी हां, पूर्वी अफगानिस्तान में एक बार फिर शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि इस भूकंप के झटके के दौरान 5 लोगों की मौत की खबर है। इससे पहले बुधवार तड़के इसी इलाके में 6 तीव्रता का भूकंप आया था। इस दौरान करीब 1150 लोगों की मौत हो गई थी। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर दिल्ली में लगातार डरा रहे हैं कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में 1500 के करीब नए मामले, कंटेनमेंट जोन बढ़कर हुए 322। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी आंकड़े डरावने बने हुए हैं। परसों के मुकाबले कल लगभग 500 के करीब कम से कम केस आए हैं दोस्तों। तो वहीं संक्रमण दर में भी परसों के मुकाबले गिरावट कल देखी गई। दोस्तों, राहत के इन आंकड़ों के बीच चिंता की बात यह है कि राजधानी में कंटेनमेंट जोन की संख्या पहले से बढ़कर 322 हो गई है। तो वहीं कल कोरोना संक्रमण की वजह से एक मरीज की मौत भी हो गई। दोस्तों, दिल्ली में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 2000 के करीब मामले सामने आए थे और एक मरीज की भी जान नहीं गई थी। यानी कि दोस्तों, ऐसे में केस लगातार बढ़ता ही जा रहा। अपना ख्याल आप लोग जरूर रखिएगा दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा दावा, भारत में कोरोना वैक्सीन से बची है 42 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान। जी हां दोस्तों, ऐसा हम नहीं, खुद WHO ने किया है ये बड़ा दावा। जी हां, भारत में कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने जमकर तांडव मचाया। संक्रमण से कई जानें भी गई। एक वक्त ऐसा था जब लोग ऑक्सीजन तक के लिए तरस रहे थे। अब द लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि भारत में कोरोना वैक्सीन के कारण 42 लाख से अधिक लोगों की जान बची है। जी हां दोस्तों, अध्ययन के अनुसार विश्व स्तर पर गणितीय मॉडलिंग अध्ययन में पाया गया है कि वैश्विक महामारी के दौरान कोरोना वैक्सीन के बनने और उनके इस्तेमाल से संक्रमण से कम 2 करोड़ लोगों की जान जाने से बची है। इसमें दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि जितने भी भारतीयों की जान बची है दोस्तों, जो ये दावा किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उन भारतीय लोगों के अनुशासन के कारण दोस्तों, और सब में बड़ी बात मोदी जी के देश प्रेम के कारण दोस्तों। अगर आप भी ये बात मानते हैं तो लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों। और अगली बार आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे बताइएगा जरूर। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। चलते हैं और बड़ी और सबसे ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां CM योगी जी को लेडी डॉन बनकर किसने दी थी बम से उड़ाने की धमकी, जांच में सामने आया ये नाम। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। लेडी डॉन नामक ट्विटर अकाउंट से इसी साल 4 फरवरी को एक ट्वीट किया गया था जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर जानलेवा हमले की धमकी दी गई थी। इसके बाद गोरखपुर के थाना कैंट में
केस दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच में पता चला है कि जिसने ये ट्वीट करके धमकी दी थी वो फिरोजाबाद का रहने वाला सोनू नाम का अपराधी है जो आगरा की जेल में बंद है। और इस ट्वीट में हापुड़ पुलिस को टैग किया गया था। लेडी डॉन नाम के ट्विटर अकाउंट से मेरठ और लखनऊ में बम धमाके की धमकी दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, ट्वीट के बाद से ही सर्विलांस टीम मामले की जांच कर रही थी। चुनाव के दौरान किए गए इस ट्वीट में लिखा गया था कि ओवैसी तो मोहरा है, असली निशाना तो योगी आदित्यनाथ है। भाजपा नेताओं की गाड़ियों पर आरडीएक्स से हमला होगा। लखनऊ रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर बम लगाने और मेरठ में 10 जगह बम धमाके की भी बात कही गई थी। ऐसे में दोस्तों असली खिलाड़ी यानी असली लेडी डॉन जो वास्तव में दोस्तों एक मैन है वो पकड़ में आ गया है। दोस्तों अब इसके साथ क्या सलूक करना चाहिए कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा आप लोग। और लॉन्ग लिव योगी जी कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का भाव बढ़ गया। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बुलाकर पहली लाइन में बैठाया। जी हां, राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का नाम लेकर उन्हें आगे बुलाया और पहली लाइन में लगी कुर्सियों पर अपनी कुर्सी में से एक कुर्सी बाद बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के बगल में बिठाया। नामांकन के दौरान पहली पंक्ति में मुर्मू के साथ पीएम मोदी जी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नड्डा जी और ललन सिंह बैठे थे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस दौरान दूसरी पंक्ति में बैठे नजर आए। ऐसे में दोस्तों मोदी जी के इस बड़प्पन के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और वीडियो शेयर करना मत भूलेगा। अगली खबर की बात करें जहां पर झटके पे झटका, जहां बनी ठाकरे की शिवसेना वहां का विधायक भी हुआ बागी। शिंदे का जादू या उद्धव की नाकामी, बता दे उद्धव ठाकरे को झटके पे झटका लग रहा है। दोस्तों बुधवार रात शिवसेना के 3 और विधायक गुवाहाटी जाकर बागी खेमे में शामिल हो गए। जी हां दोस्तों, एकनाथ शिंदे दूसरे बागी विधायकों के साथ बीजेपी शासित असम की राजधानी में डेरा डालते हुए इन 3 विधायकों के आते ही शिवसेना पर शिंदे की गिरफ्त मजबूत हो गई। इन 3 विधायकों में से सबसे अहम नाम था सदा सरवणकर, वो माहिम से विधायक हैं। दोस्तों माहिम निर्वाचन क्षेत्र शिवसेना का गढ़ माना जाता है और इसी क्षेत्र में शिवसेना भवन और शिवाजी पार्क भी है। तो वहीं शिवाजी पार्क वही जगह है दोस्तों जहां से बाल ठाकरे की पार्टी अस्तित्व में आई थी। बड़ी खबर दोस्तों, साथ ही आपको बताते जहां उद्धव ने शिंदे पर साधा निशाना अयोग्य ठहराने की मांग पर 16 बागियों को नोटिस भेज सकते हैं डिप्टी स्पीकर। जी हां दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल शिवसेना द्वारा बागी विधायकों के निलंबन के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के लिए आज शिवसेना के 16 बागी विधायकों को नोटिस भेजा जा सकता है। दोस्तों 27 जून सोमवार को मामले पर सुनवाई भी हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उद्धव ठाकरे का गुस्सा दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पर भी फूटता नजर आया। जी हां दोस्तों, ठाकरे ने कहा कि जब हिंदुत्व के नाम पर भाजपा और शिवसेना को अछूत माना जाता था और कोई भी भाजपा के साथ जाने को तैयार नहीं था, बाला साहेब ने कहा कि हिंदुत्व वोटों का विभाजन नहीं होना चाहिए। हम भाजपा के साथ रहे और अब इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए दोस्तों अब भाजपा पर फायर होती नजर आ रही है उद्धव सरकार और उद्धव ठाकरे जी। ऐसे में आपकी क्या राय होगी, सुझाव राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हर किसी का दिन आता है दोस्तों। शायद अभी ठाकरे साहब का दिन खराब चल रहा हो। आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नए एलजी का पहला झटका, रोक ली फाइलें, सिंगापुर दौरे पर लगा ग्रहण। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और हाल ही में उपराज्यपाल नियुक्त हुए विनय कुमार सक्सेना के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक एलजी ने सीएम अरविंद केजरीवाल की कुछ फाइलों को अपने पास रोक लिया है। इसकी वजह से अरविंद केजरीवाल के आगामी सिंगापुर दौरे पर ग्रहण लग सकता है। दोस्तों न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि एलजी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कुछ फाइल्स को 3 सप्ताह से रोक रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये फाइलें केजरीवाल के सिंगापुर दौरे के लिए अहम है। वो वर्ल्ड सिटीज समिट में दिल्ली मॉडल पर बोलने के लिए सिंगापुर जाने की तैयारी में है। 31 जुलाई से 3 अगस्त के बीच ये सम्मेलन होना है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर मुलायम सिंह यादव की बिगड़ी तबियत, मेदांता अस्पताल में कराए गए भर्ती। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की एक बार फिर से तबियत बिगड़ गई है। 82 वर्षीय मुलायम सिंह को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार मुलायम सिंह रूटीन चेकअप के लिए मेदांता अस्पताल गए थे, जहां उनकी अचानक तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें
अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार आज अखिलेश यादव मुलायम सिंह से मिलने के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल जा रहे हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर 11वीं किस्त लेने वाले किसानों को तगड़ा झटका। ऐसे लाभार्थियों को वापस करने होंगे पैसे, वरना होगी उनसे वसूली। जी हां, देश भर के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त दी जा चुकी है। 11वीं किस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक कार्यक्रम के दौरान किसानों के खाते में 31 मई को ट्रांसफर किया था। इस किस्त के जारी होने के बाद सरकार की जानकारी में कई ऐसे मामले आए हैं जिन्होंने गलत तरीके से योजना का फायदा उठाया था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आपको किस्त के पैसे वापस करने होंगे या नहीं, ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर फार्मर कॉर्नर पर रिफंड ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ क्लिक करने पर खुलने वाले वेब पेज पर मांगी गई सभी जानकारियां दर्ज करनी पड़ेंगी दोस्तों, जिसके बाद आप यहाँ आधार नंबर, बैंक अकाउंट का नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। सभी जानकारी दर्ज करने के बाद एक बार क्रॉस चेक कर लें और कैप्चा कोड दर्ज करके गेट डेटा पर क्लिक कर दे दोस्तों, जिसके बाद यहाँ क्लिक करने पर आपको यदि ऐसा शो करे कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी रिफंड अमाउंट, तो दोस्तों आपको पैसा वापस करने की जरूरत नहीं है। अगर लिखा होगा कि रिफंड करना है अमाउंट, तो करना पड़ेगा। दोस्तों ये बहुत बड़ा फ्रॉड सरकार ने खोज निकाला है दोस्तों, जो बहुत लोगों ने किसान के नाम पर लेने की कोशिश की। ऐसे में दोस्तों आप लोग बेफिक्र रहें, जो रियल है उनके साथ अच्छा ही होगा दोस्तों, जो गलत है वो पकड़े जरूर जाएंगे। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो हम मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।